कि झारखंड में अब नया बम हेमंत जीवंत होंगे, इसको कैसे देखते हैं सर? क्या लगता है, इसके मायने कुछ है? मेरे ख्याल से ये लोकप्रियता हासिल करने का एक शगुफा है जी। और इससे ज़्यादा मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है, अर्थ है, तथ्य है। सर आपके मतलब हायर एजुकेशन का कमान भी आप संभाल रहे हैं, तो ऐसे में जो झारखंड के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसे में सरकार उनके लिए क्या काम करे? क्या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या फिर उनको झारखंड से बाहर ना जाना पड़े, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है झारखंड सरकार? रघुवर दास जी की सरकार बहुमत की सरकार थी, 5 वर्षों तक निष्कंटक चली। सवाल इस बात का उठा कि उनके जो फैसले थे वो झारखंड की जनता को रास नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर बड़ा कुशल कर पाई और तेजस्वी कांग्रेस के इस समूह ने छोटे जाति समूह या छोटे मतदाताओं के समूह को जोड़ने की दिशा में जो देरी की, उसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। समय के साथ राजनीति भी बदलती है और जो इसके मिजाज हैं वो भी बदलते हैं। झारखंड में भी राजनीति बदली और झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के स्टाइल सीट्स भी बदले। गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष सपनों के खाद पानी से बड़ी इस पार्टी को आज हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। इसकी विरासत को आगे भी बढ़ा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने खुद को साबित किया और एक नए युग का विस्तार किया। पार्टी का विस्तार किया। पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सत्ता में आई। इसके साथ ही झामुमो के साथ नई सोच के साथ नई पीढ़ी के लोग जुड़े, जिन्होंने झामुमो को एक अलग पहचान दी और इसके साथ ही झामुमो के नए चेहरे जिन्होंने एक अलग भूमिका निभाई है, चाहे वो रणनीति में हो या फिर झामुमो को विस्तार में हो। इसी में एक नाम जुड़ता है सुदीव्य कुमार सोनू, जो हेमंत सरकार में मंत्री भी हैं और अलग भूमिका निभा रहे हैं पार्टी को विस्तार देने में। आज हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैडम, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो यही, अभी घाटशिला उपचुनाव में आप लोगों ने बम्पर जीत हासिल की है, तो क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए 2019 के चुनावों के परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग थे। जी। रघुवर दास जी की सरकार बहुमत की सरकार थी, 5 वर्षों तक निष्कंटक चली। सवाल इस बात का उठा कि उनके जो फैसले थे वो झारखंड की जनता को रास नहीं आए और झारखंड की जनता ने विकल्प के तौर पर हेमंत सोरेन को एक बार आजमाने का प्रयास किया। 5 वर्षों के उस कार्यकाल में तमाम झंझावतों के बाद भी झारखंडियत, झारखंड की मूल आत्मा, झारखंड के लोगों के बुनियादी सवाल, इन पर काम करने का प्रयास हम लोगों ने किया। मैं इसका दावा नहीं करता हूं कि सारी चीज़ों का, सारी समस्याओं का हम लोगों ने हल कर दिया, लेकिन जनता तक यह संदेश अवश्य गया कि एक ईमानदार कोशिश हेमंत सोरेन ने की। और मुझको लगता है कि 24 में हमारी पुनरावृत्ति इसी वजहों से हुई कि लोगों ने यह देखा कि राजनीतिक झंझावतों के बाद भी जनापेक्षी फैसलों को हेमंत सोरेन ने बड़ी मजबूती और बहादुरी के साथ लागू किया। तो 24 की पुनरावृत्ति वही रही और 24 की पुनरावृत्ति के बाद 11 महीने के बाद एक असामयिक निधन रामदास दा का, और उसने घाटशिला के चुनाव में हम लोगों को एक तरीके से घसीट लिया। वहाँ जब हम लोग गए थे 11 महीने के बाद, ये एक रेफरेंडम था कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 11 महीनों में क्या काम किया है। हेमंत सोरेन पार्ट 2 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 22,000 वोटों से जीतने वाले रामदास दा के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन 38,600 से वोटों से जीते। तो निश्चित रूप से झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की नीतियों, हेमंत सोरेन के कार्यकलाप, झारखंडी जनता के प्रति उनकी चेतना पर मोहर लगाई और मेरा यह मानना है कि अपेक्षित जीत थी, क्योंकि उनके सवालों को हम लोगों ने एड्रेस किया था, जनता के सवालों को, और उसको हल करने की कोशिश की थी। जी। सर, जिस तरह से झारखंड में झामुमो का इतना विस्तार हुआ, अच्छा परफॉर्मेंस और इतनी ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाना, अकेले हेमंत सोरेन हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है अकेले, और भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन वहीं अगर हम बिहार का समीकरण देखें सर, महागठबंधन की करारी हार हुई। हालांकि जेएमएम उसमें शामिल नहीं, जेएमएम ने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था। तो ऐसे में उस हार को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कारपेट बॉम्बिंग के सामने कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों का और अन्य छोटे दलों का ये गठ समूह
नहीं टिक पाया, क्योंकि रणनीतिक दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पर कुछ बेहतर काम किए थे जी। जनता तक वो नीतीश के सुशासन की छवि को ले जाने में कामयाब रही। शुरुआती दौर में हम लोगों को ये लगता था कि जिस जंगल राज का नाम लेकर आज तक विपक्षी पार्टियां बिहार में सत्ता में आती रही हैं, वो 2005 के बाद जन्मे जो बच्चे हैं या 2000 में जो जन्मे बच्चे हैं, उनकी स्मृतियों से वो जंगल राज हट चुका होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी तो नहीं, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो मेमोरी जाती है, उस मेमोरी ने बिहार के वर्तमान युवा पीढ़ी को भी यह समझाया और वो इसमें कामयाब रहे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुझको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर बड़ा कुशल कर पाई और तेजस्वी कांग्रेस के इस समूह ने छोटे जाति समूह या छोटे मतदाताओं के समूह को जोड़ने की दिशा में जो देरी की, उसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ा। और मैं यह मानता हूं कि तेजस्वी जी की उम्र भी बहुत लंबी है, बिहार का भविष्य वही है। 25 नहीं हो पाया, शायद 30 बेहतर परिणाम दे। जी सर, हालांकि अगला जो सवाल है उस पर आपके पार्टी की तरफ से बयान आ गया है, लेकिन बस एक जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बयान बड़ा सर्कुलेट हुआ कि झारखंड की राजनीति में भी उसको लेके हलचल है कि झारखंड में अब नया बम हेमंत जीवंत होंगे, इसको कैसे देखते हैं सर? क्या लगता है, इसके मायने कुछ है? मेरे ख्याल से ये लोकप्रियता हासिल करने का एक शगुफा है जी। और इससे ज़्यादा मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है, अर्थ है, तथ्य है। जी। हालांकि पर्यटन का जिम्मा सर, झारखंड की खूबसूरती का दायित्व, इस खूबसूरती को निखारने, उसको संवारने का जिम्मा आपके हाथ में है। तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि पर्यटन को लेकर किस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, राज्य सरकार इसको लेकर क्या पहल कर रही है, क्या कुछ स्टेप्स है सर? पर्यटन एक ऐसी विधा है जिसकी विधा के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जी। सबसे बड़ा हमारा स्टेक होल्डर्स हमारा टूरिस्ट है, जो देश के अन्य राज्यों से झारखंड को आता है। शुरुआती दौर में ही इस बात को हम लोगों ने महसूस किया है कि हमारी विजिबिलिटी नेशनल लेवल पर बड़ी कम है। जब कोई बंदा छुट्टी मनाने के लिए प्लान करता है तो उसकी सूची में टूरिज्म के दृष्टिकोण से विकसित राज्य आते हैं, झारखंड नहीं आता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया कि डिजिटली हम अपने प्रेजेंस को शो कर पाएँ, उनके डेस्टिनेशन, संभावित डेस्टिनेशन में झारखंड का नाम भी हो। तो मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, ऐसी कंपनियों से हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि एक आध महीने के अंदर में उनके साथ हमारे MOU हो जाएंगे कि वो हमारे फिर टूर पैकेजेस को, हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करेंगे। एमिनिटीज़ के सवाल थे कि टूरिस्ट अगर आएंगे तो उनके रहने के लायक सुविधाएं निर्मित होनी चाहिए। हम लोग उसमें लगे हुए हैं और प्रयास यही है कि जितनी जल्दी हो सके माने नेशनल लेवल की सुविधाएं हम अपने पर्यटकों को दे सकें। तीसरी एक बड़ी समस्या थी कि एक जड़ता का भाव इस बात को लेकर था कि MCC के चलते एक इंसर्जेंट स्टेट की भूमिका या इंसर्जेंट स्टेट का एक लेवल हमारे पर चस्पा था। लोगों को ये लगता था कि झारखंड ना तो महिलाओं के लिए सुरक्षित है, ना झारखंड टूरिस्ट के लिए सुरक्षित है। इस जड़ता को तोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। बहुतेरे यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके माध्यम से अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन को हम लोगों ने शोकेस किया है। ये दिखाया है कि झारखंड के लोग बड़े सहज सरल हृदय हैं और सुरक्षा से संबंधित कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो कुल मिला जुला कर मैं ये कह सकता हूँ कि 360 डिग्री होलिस्टिक हम लोगों ने अप्रोच शुरू किया है, लेकिन फलाफल आने में ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे से पूर्ववर्ती पर्यटन मंत्रियों ने काम नहीं किया, काम किया। उनके काम करने की दिशा अलग थी और मेरे काम करने की दिशा अलग है। मैं टूरिज़्म को टूरिस्ट ओरिएंटेड बनाना चाहता हूँ। रिलीजियस टूरिज़्म हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन रिलीजियस टूरिज़्म के अलावे जो हमारे पास संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की तरफ देखने की ज़रूरत थी और हम लोगों ने उस दिशा में पहल की। CCL के साथ एक माइंस टूरिज़्म का MOU किया। अभी कल ही अप्रूवल हमने दिया है। टाटा स्टील के साथ हमारा टूरिज़्म
का एक MOU होने जा रहा है JTDC के साथ, टाटा मोटर्स के साथ होने जा रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो घाटशिला में है, उनकी फैसिलिटीज़ को शोकेस करने के लिए एक MOU होने जा रहा है। DVC के साथ हमारा एक MOU होने जा रहा है, जहां हम उनको हाइडल के प्रोडक्शन दिखाएंगे, थर्मल के प्रोडक्शन दिखाएंगे कि थर्मल पावर कैसे जनरेट होता है, हाइडल पावर कैसे जनरेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत मल्टीपल थॉट के साथ 360 डिग्री में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि 2-4-6 महीने के अंदर में इसके फलाफल आपको दिखेंगे। फॉरेस्ट के भी टूरिज़्म को हम लोगों ने ध्यान दिया है। जैसे बेतला में एक टाइगर सफारी का प्लान चल रहा है। राज्य के 2 ज़िलों में, एक मेरे गिरिडीह में और एक दुमका में चिड़ियाघर के एक्सटेंशन का प्लान चल रहा है। तो इस तरीके से बहुतेरे विषय हैं। चूँकि मेरा यह मानना है कि टूरिस्ट के अट्रैक्शन के पॉइंट मल्टीपल होते हैं, तो उसके पास कई एक चीज़ें, उसके पास रिलीजियस टूरिज्म होना चाहिए, उसके ऑप्शन में यहाँ हमारे झरनों का टूरिज्म होना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट का होना चाहिए, हमारे माइंस का होना चाहिए। देश के लिए कोयले का उत्पादन हम करते हैं, बिजली हम बनाते हैं। टूरिस्ट आकर जब उसको देखेंगे तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंशियल टूरिज्म का ये एक नया तरीका होगा। तो कहने का मतलब है कि कई एक चीज़ों पर काम चल रहा है, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बेहतर आपको फलाफल दिखेंगे। सर, जैसे हम कुछ प्रमुख स्थलों झारखंड को देखें, लेकिन लोग जैसे बाहर के लोग जो होते हैं ग्रीनरीज पसंद करते हैं। जैसे आपने कहा कि झरना, ग्रीनरीज जो झारखंड की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, तो कुछ जो चिन्हित जगह हैं या फिर धार्मिक स्थल हैं, तो कुछ और ऐसे जगह हैं जिनको प्रमोट करने के लिए सरकार उसको लाइन अप कर रही है, उस काम कर रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कई एक चीज़ें ऐसी थीं जिसमें टेक्निकलिटी थी। जब टूरिज्म मिनिस्टर के तौर पर हमने प्रभार संभाला, तो मुझको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे 90% टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड में हैं। और फॉरेस्ट लैंड में आपके पास एमिनिटीज़ डेवलप करने के साधन नहीं होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की ज़मीनों पर काम कर पाना, NOC ले पाना, क्लियरेंस ले पाना बड़ा मुश्किल है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि वो फॉरेस्ट लैंड में किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करते हैं। हम लोगों ने फिर इसके बाद प्रयास ये शुरू किया। हमारा एक 2016 में एक प्राधिकार गठन हुआ था, झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। वो डिफंक्ट पड़ी हुई थी। हम लोगों ने उसको शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी, और वो लगभग अब धरातल पर आने वाला है। तो जेटा के बनने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि जेटा के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आलोक में बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए वन क्षेत्रों में भी हम पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित कर पाएंगे, और उनको वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे। जब वो झरने की आवाज़ सुनना चाहते हैं अपने रूम से, तो जो कॉटेज बना होगा वो इको टूरिज्म के हिसाब से प्रीफैब कॉटेज होगा, सीमेंट कंक्रीट का नहीं होगा, और फॉरेस्ट उसको क्रिएट करेगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि एकदम वाटरफॉल के बगल में जो फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पर आपको इको हट्स दिखेंगे, जहाँ पर लोग रहकर उस झरने के पानी के गिरने का आनंद ले सकेंगे, वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक ड्रामेटिक चेंज दिखेगा। और सर, राज्य सरकार का एक योजना था जिसमें धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों को एक सर्किट में जोड़ने का प्रस्ताव था, उसको लेकर सरकार क्या कुछ काम कर रही है? उसको लेकर रिलीजियस टूरिज्म कॉरिडोर बन रहा है। सरकार ने उसको कंसेप्टलाइज किया है, DPR बनाने की प्रक्रिया होगी। हम लोग यहाँ से शुरू करके सभी धर्मों को जोड़ते हुए, जैसे हम रांची की बात करें तो रांची से शुरू करते हुए हम लोग राजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, उसके बाद लुगुबुरु घंटाबाड़ी जो संथाल आस्था का बड़ा केंद्र है, वहाँ से आगे हम बढ़ें तो पारसनाथ जो संथाल आस्था और जैनियों की आस्था का बड़ा केंद्र है, वहाँ से आगे बढ़ें तो देवघर जो सनातन धर्मावलंबियों की आस्था का बड़ा केंद्र है, बासुकीनाथ से होते हुए मलूटी तक। ये एक टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की सरकार की मंशा है, जिस पर काम भी चल रहा है। और मुझको लगता है कि ये रिलीजियस टूरिज्म कॉरिडोर जब बन जाएगा तो रांची से लेके मलूटी तक दर्शकों को जाने में, टूरिस्ट को जाने में कहीं समस्या नहीं होगी। अलावे इसको ट्रैवल टूरिज्म सर्किट भी बनाने का हम लोगों का विचार था, जो उलीहातू जाता, डोंबारी बुरू जाता, लोग देख पाते कि जिस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ बड़े लोग भी नहीं बोल पाते थे, उस दौर में झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनके जन्मस्थली को, उनका डोंबारी बुरू में जहाँ पर उनकी सभा हुई थी, जिसमें
अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थीं और वो झारखंड का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इन तमाम चीज़ों को, दशम फॉल को दिखाते हुए हम उनको वापस लाना चाहते थे। सर, मैक्लुस्कीगंज जो झारखंड की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, जो फॉरेनर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, तो क्या उसको विकसित करने की, या फिर जो वहाँ पे एंग्लो इंडियन जो कुछ घर बचे हुए हैं अब? मैक्लुस्कीगंज में गया था। मैक्लुस्कीगंज में गया था। मैक्लुस्कीगंज में खूबसूरती तो वास्तव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब जाकर स्थानीय स्तर पर लोगों से हम लोगों ने बात की तो पता लगा 11-12 फैमिली ही वहाँ बची हुई हैं। बाकी लोग अपनी कोठियाँ बेचकर चले गए हैं। वो कलकत्ता के जो लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पर कुछ कोठियाँ खरीदी हैं। हम लोगों ने होम स्टे की पॉलिसी में मैक्लुस्कीगंज को इंक्लूड करने का विचार किया। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि एंग्लो इंडियन शैली में ब्रेकफास्ट से लेके, लंच से लेके डिनर तक, और उनके जो घर हैं उनको एंग्लो इंडियन स्टाइल में ही रेनोवेट करके वो फील देना टूरिस्ट को कि वो एक एंग्लो इंडियन विलेज में है, जो झारखंड क्या शायद हमको लगता है हिंदुस्तान का इकलौता एंग्लो इंडियन विलेजेस होगा। तो इस दिशा में काम चल रही है। वहाँ की मुखिया जी भी मेरे साथ थी, वहाँ के बीडीओ साहब साथ में थे। तो हम लोगों ने उनको कहा कि इसको वर्कआउट करके आप आएँ। सरकार होम स्टे की पॉलिसी में स्पेशली मैक्लुस्कीगंज के लिए कुछ बदलाव करते हुए कुछ बेहतर इंसेंटिव वहाँ देकर इस होम स्टे की फैसिलिटी को वहाँ डेवलप कराना चाहेगी। सर, आपके मतलब हायर एजुकेशन का कमान भी आप संभाल रहे हैं, तो ऐसे में जो झारखंड के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसे में सरकार उनके लिए क्या काम करे? क्या ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर उनको झारखंड से बाहर ना जाना पड़े, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है झारखंड सरकार? देखिए, नेशनल एवरेज से झारखंड बड़ा पीछे है। नेशनल एवरेज 27 का है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, और हम लोग 18 पर अटके पड़े हैं। बुनियादी तौर पर किसी संस्थान की कमान अगर एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वहाँ का अनुशासन बेहतर होता है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में विश्वविद्यालय जो है मोटे तौर पर बच्चों के शिक्षण संस्थान से ज़्यादा राजनीति का अड्डा बन चुके हैं। वीसीज जो हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, और बच्चों की शिक्षा के सवाल पर बहुत गंभीरता नहीं प्रतीत होती है। एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति हो, ये जेपीएससी के माध्यम से कराने का सिस्टम पहले से बना हुआ था। जेपीएससी इतना ओवरलोडेड है कि बैकलॉग बहुत सारे चल रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये जो सेशन गुजरा हमारा, उस सेशन में हम लोगों ने स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट, एक अम्ब्रेला एक्ट लाया कि उस अम्ब्रेला एक्ट में स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी रन कर रही हैं वो उस एक एक्ट से गवर्न हों। विधानसभा से पारित होकर वो माननीय राज्यपाल जी के यहाँ गया हुआ है। राज्यपाल जी के यहाँ से अगर वो आ जाएगा तो लागू हो जाएगा। तो मैं उसकी मुख्य बातें आपको ये बताना चाहूँगा कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का हम लोगों ने ख्याल किया था। हमारे सबसे पहले स्टेक होल्डर हमारे बच्चे हैं, तो हम लोगों ने उनका भी ख्याल किया था कि वो अगर राजनीतिक तौर पर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, विश्वविद्यालय के प्रबंधन में, कॉलेज के प्रबंधन में अपनी भागीदारी चाहते हैं, तो हम लोगों ने उनके लिए यूनियन के चुनाव का प्रावधान किया था। दूसरे स्टेक होल्डर हमारे वहाँ के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जिनके लिए बड़ी समस्या थी कि बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। तो हम लोगों ने उस एक्ट में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रस्ताव किया था, जो डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली का काम करेगी। अलावे बहुत सारे वेतन विसंगति के मामले, वेतन फिक्सेशन के मामले विश्वविद्यालय के लोगों के फंसे रहते हैं, जो उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, और उनके लिए भी पैसे का ज़्यादा खर्च होता है और उनको भी न्याय मिलने में विलम्ब होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल बनाया, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर, और एक ट्राइब्यूनल बनाया स्टेट के लेवल पर। तो हमारा प्रयास यही है कि वो स्टेट यूनिवर्सिटी बिल जो अम्ब्रेला एक्ट है राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उस पर ऑनरेबल गवर्नर की अगर सहमति मिल जाती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रयासों से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता तक में सुधार होगा और झारखंड के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सर, जैसे कि जेपीएससी का आपने एक बार जिक्र किया कि बैकलॉग में ही बहुत लोड लेके चल रहा है, ऐसे में जेपीएससी हमेशा सवालों के घेरे में भी रहता है। सर, कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी पास आउट भी किया है लेकिन वो हाई कोर्ट के अधीन चला गया है, तो ऐसे में नीति, नियमावली या इन सब चीज़ों को लेके सरकार का कुछ स्टेप है क्या? 2-3 चीज़ों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। झारखंड राज्य की नियुक्तियों के मुद्दे पर
एक समूह ऐसा है जो समूह उसके बारे में भ्रम फैलाकर छात्रों के मन में भ्रम पैदा करता है, गड़बड़ियां हुई हों न हुई हों, हर नियुक्ति को दोषी ठहराने का प्रयास करता है, मुकदमाबाजी करके उलझाता है, तमाम तरह की चीजें करती है। लेकिन सवाल है किसी के बीच रास्ता निकालना होगा और सरकार कृत संकल्पित है कि इसी के बीच से रास्ता निकालते हुए हम नियुक्तियों के जो बैकलॉग हैं उसको खत्म करने की दिशा में काम करें। सर, राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव को लेकर भी कुछ इसमें परिवर्तन हुआ है सर, वो क्या है वो जानना चाहेंगे। मैंने बहुत स्पष्ट कहा ना, ये पहले चुनाव नहीं हो रहे थे। हम लोगों ने स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में कॉलेज के रेगुलर छात्रों को और यूनिवर्सिटी के रेगुलर छात्रों को मतदान का अधिकार दिया और वही मिलकर उनको चुनेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें तो जब गवर्नर हाउस से वो बिल वापस होगा उसके बाद ही लागू हो पाएंगी। आखिरी सवाल सर, सरकार के 1 साल हो गए हैं, हालांकि आप 2 टर्म रहे हैं, आपका 2 टर्म होने वाला है, तो ऐसे में सरकार का जो 1 साल है इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर, 1 साल की उपलब्धि? देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे कि घाटशिला की जनता ने हेमंत सोरेन सरकार के कामकाज पर अपनी मोहर लगाई है और झारखंड के हितों के लिए काम करने के लिए हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं, उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी संकल्पित हैं और हम लोग भी यह चाहते हैं कि इस बड़े मैंडेट, प्रचंड बहुमत, 56 सीटों के बहुमत को झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोग इस्तेमाल करें। शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू थे जिन्होंने तमाम बातचीत पे, तमाम सवालों पे जवाब दिए हैं। मैं प्रियंका मिश्रा, अभिषेक के साथ एयर नाउ न्यूज़।